Now in today's class we'll proceed with our next chapter, which is the chapter 14. Name of the chapter is probability. Name of the chapter is probability. देखो भाई, पहले तो जो आपकी खुशी है थोड़ा मैं उसको कम कर देता हूँ। ये प्रोबैब 9th और 10th वाला नहीं है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। रियल प्रोबैब क्या है वो आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ हम इसको ख़त्म करेंगे वहीं से 12th शुरू होगा। 12th का जो प्रोबैब है आपका वो वहीं से शुरू होगा जहाँ ये खत्म होगा, यानी कि ये कंसेप्ट वहाँ भी यूज़ होगा और उसके आगे भी। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना है आपको। पहले मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी प्रोबेबिलिटी की? क्लास 9 से। जब छोटे छोटे नन्हे से बच्चे थे आप, तब आपने प्रोबैब पढ़ना शुरू किया। 9th में जो आपने प्रोबैब पढ़ा था उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिस्टिकल अप्रोच। 9th में जो आपने प्रोबैब पढ़ा था उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच। अब ये क्या होता है उसमें मैं अभी एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। और जो 10th में जो आपने प्रोबैब पढ़ा था, 10th में जो आपने प्रोबैब पढ़ा था इसको हम बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। क्या बोलते हैं? क्लासिकल थ्योरी। क्या बोलते हैं? क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या होता है ये समझो। देखो, स्टैटिस्टिकल अप्रोच में कहता है, जैसे कि आपने स्टैट्स किया अभी, मैंने कहा था डाटा होता है, तो वहां आपको डाटा गिवन होता था, जैसे कि नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड। आपको कहा जाता है नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लो 200, आपने कॉइन को 200 बार क्या किया? टॉस किया, ठीक है। फिर आपको कहा जाता था इन 200 बार में से जो हेड आया, मान लो आपका वो आया 150 टाइम्स, जो टेल आया आपका वो कितना? 50 टाइम्स। तो बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की? ये स्टैटिस्टिकल, एक डाटा दे दिया, उसके मैंने क्वेश्चन पूछा। क्लासिकल थ्योरी जो 10th में आपने पढ़ा वो एक फॉर्मूले पर बेस्ड होती है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होती है वो किसके इक्वल होती है? फेवरेबल आउटकम। कुछ याद आया? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो, अब ये दोनों में क्या, अगर मैं दोनों में कॉमन चीज बताऊं तो दोनों ही जो काम करती हैं वो किस पे काम करती है? इक्वली लाइकली आउटकम पर। इक्वली लाइकली आउटकम, यानी कि जैसे आपने कहा हेड और टेल, तो यहां पर ये माना जा रहा है कि जिस भी कॉइन का हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? अनबायस्ड कॉइन है, हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस है। और यहाँ पे भी जैसे आप फेवरेबल आउटकम जो ये हम करते थे, जैसे कि मान लो एक बॉल बैग है जिसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लैक बॉल है और एक ग्रीन बॉल है, तो बिना देखे जब एक बॉल निकालोगे तो तीनों के चांसेस तो इक्वली होते थे। तो यहाँ दोनों पे जब हम काम करते थे, दोनों के केसेस में जो होता था इक्वली लाइकली आउटकम। अब 10th के बाद, जब 9th और 10th के बाद जब आप 11th पर आते हो, तो यहाँ पर जो आप काम करते हो, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किस अप्रोच पर चलती है आपकी? वो चलती है एक्सियोमेटिक अप्रोच पर। किस पर चलती है? एक्सियोमेटिक अप्रोच। अब क्वेश्चन आता है सर ये एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या होती है? एक्सियोमेटिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जो इक्वली और अनइक्वली दोनों पर काम करती है। मैंने क्या कहा? इक्वली और अनइक्वली दोनों पे काम करती है। अब अनइक्वली का मतलब क्या है? एग्जांपल लेता हूं, आपने डाई को थ्रो किया, मान लो डाई को फेंकते, मैंने कहा उस डाई पर 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 है। 4 आने की प्रोबेबिलिटी मान लो 2/5 है, और 1 आने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 है। तो क्या सभी की इक्वल प्रोबेबिलिटी है? नहीं है ना। आपने कॉइन को टॉसअप किया, मैंने कहा इसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 75% है, और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 25% है, अनबायस्ड। तो ऐसे केसेस में जो हम अप्रोच का यूज करेंगे, क्योंकि ये इक्वली तो है नहीं, एक्सियोमेटिक अप्रोच का यूज करते हैं, जो अभी आप सीखोगे 11th क्लास में, कि जब अनइक्वली लाइकली आउटकम होता है तो हम कैसे काम करते हैं क्वेश्चन पर। क्या बेसिक चीज समझ में आ गई? 9th में कौन सी अप्रोच थी, थ्योरी थी? 9th में थी स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जिसमें डाटा होता था, डाटा पे आप सीधा सीधा कर देते थे। 10th में आपने क्या पढ़ा? क्लासिकल थ्योरी, जिसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। लेकिन दोनों में कॉमन चीज क्या होती है? वो इक्वली लाइकली आउटकम पे काम करते हैं। लेकिन 11th में हमारी अप्रोच क्या हो जाती है? एक्सियोमेटिक अप्रोच। एक्सियोमेटिक अप्रोच में क्या होता है? इक्वली एज वेल एज अनइक्वल आउटकम जो होता है हम उस पर काम करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या आता है? क्या आपने ये वर्ड सुना है कभी? रैंडम एक्सपेरिमेंट।
रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम जज नहीं कर सकते, विच कांट बी जज्ड और प्रेडिक्टेड, ना जिसके बारे में आप प्रेडिक्शन दे सकते हो कि भैया क्या होने वाला है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपने डाई को थ्रो किया, अब उसमें क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। अब ये तो मुझे पता है क्या क्या आ सकता है। क्या मैं जज कर सकता हूं कि भैया 3 ही आएगा? क्या मैं जज कर सकता हूं कि 6 ही आएगा? नहीं कर सकता ना। तो इसको कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आ सकता है, ये जो मैंने लिखा है, इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। इसको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। कोई डाउट है तो बताओ। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो जो अब आप एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आ सकता है, उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। समझ में आ गया? ठीक है। जैसे कि आपने 2 कॉइन को टॉसअप किया, तो 2 कॉइन को जब आप टॉसअप करोगे तो क्या क्या हो सकता है? 2 हेड आ सकते हैं, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। तो मैं बोलूँ ये सैंपल स्पेस है। अब इसी पे मैंने एक इवेंट बना दिया, एक सैंपल। मैंने कहा भैया 2 हेड आना है, 2 हेड आए तो क्या क्या लोगे? मैंने कहा अगर 2 टेल ही हो तो अब कौन से पॉइंट्स लोगे? टेल टेल। मैंने कहा एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। ये मैंने एक बना दिया केस सी, एटलीस्ट 1 हेड। तो इसमें ये भी आएगा, इसमें ये भी आएगा और इसमें ये भी आएगा। आ रही है समझ में? मैंने कहा एटलीस्ट 1 टेल, या मैंने कहा 1 टेल होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल। एक केस और बना दिया तो आप क्या कहोगे? सर HT हो सकता है एग्जैक्टली 1 टेल में, और TH हो सकता है। सैंपल स्पेस से मैंने 4 केस निकाल दिए। निकाल देना 4 केस, केस A, केस B, केस C और केस D। अब ये जो मैंने 4 केसेस निकाले हैं, ये इसके सब पार्ट्स हैं कि नहीं है? है ना सब पार्ट्स। तो सैंपल स्पेस के जो सब पार्ट्स होते हैं इनको कहा जाता है इवेंट। तो इवेंट क्या होता है? सब, जैसे सबसेट होता है आपका, तो बस सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के जो सबसेट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस के जो सबसेट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इवेंट्स कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसको हम ना जज कर सकते हैं ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो क्या होता है? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस के जो सबसेट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? इवेंट्स। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इवेंट्स की। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इवेंट्स की। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो देखो टाइप्स ऑफ इवेंट में, जैसे कि अभी वो डाई वाला एग्जांपल लेते हैं। डाई का एक डाई का सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो मैंने कहा आपने डाई को फेंका है और इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ग्रेटर देन 6। तो एक डाइस को थ्रो करके क्या 6 से बड़ा कोई नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आप कहोगे पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको क्या कहोगे आप? इम्पॉसिबल इवेंट। इसको क्या कहोगे आप? इम्पॉसिबल इवेंट। मैंने कहा आप एक डाइस को फेंको, एक डाई को थ्रो करो और जो नंबर है आपका वो लेस देन 6 होना चाहिए। कोई भी नंबर फेंको वही तो आएगा, सारे के सारे होंगे इसमें। तो जब आपका लेस देन 6 की बात करूंगा तो आप कहोगे सर ये तो श्योर इवेंट है, कुछ भी फेंको लेस देन 6 ही आना है, कुछ भी फेंको लेस देन 6 ही आना है। समझ में आ गया? क्लियर है तक? ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे? श्योर इवेंट। इसको क्या कहोगे? श्योर इवेंट। अब ध्यान से सुना, ये सैंपल स्पेस है ना, और ये क्या इवेंट है? जब एक जो इवेंट होता है वो एक इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट को शो करता है, यानी कि इसमें कितने पॉइंट थे? 1 2 3 4, और यहाँ पर कितना? 1, यहाँ पर कितना? 1, यहाँ पर कितना? 1। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल इवेंट। क्या कहते हैं?
इंडिविजुअल इवेंट, जिसमें क्या होता है, सिंगल सैंपल पॉइंट होता है, एक इवेंट हैविंग सिंगल सैंपल पॉइंट। 1 2 3 4 4 सैंपल पॉइंट है तो एक ही आ रहा है ना तो वो होता है इंडिविजुअल इवेंट। इसी तरह से आता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट क्या होगा, जिसमें मिनिमम 2 और मोर सैंपल पॉइंट्स हो, मिनिमम 2 और मोर सैंपल पॉइंट्स हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट। उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट। कोई डाउट, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो क्या सीखा आपने, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब हम शो करते हैं कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उस एक्सपेरिमेंट में, उसको क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। एक सैंपल स्पेस के जितने सबसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इवेंट। इवेंट में इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि 5 और श्योर इवेंट सारे के सारे जब उसमें आ जाते हैं। इंडिविजुअल इवेंट क्या होता है, जब उसमें सिंगल सैंपल पॉइंट होता है। जैसे कि मान लो एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो उसमें क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल। अब यहाँ पे 2 सैंपल पॉइंट है, तो अगर मैं इसको अलग कर दूं कि हेड अलग टेल अलग, तो भैया ये क्या हो गया, इंडिविजुअल इवेंट। कॉमा होते हैं सैंपल पॉइंट, अगर एक ही आ रहा है तो वो क्या है आपका इंडिविजुअल इवेंट है। अब ये दोनों आ गए तो कंपाउंड, तो इसलिए कंपाउंड में क्या होता है, मिनिमम 2 या उससे ज्यादा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सॉरी, now next concept is algebra of events. algebra of events, अब algebra of events का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक इवेंट A है, एक इवेंट B है, और अगर मैं आपको कहूं कि भैया ये जो 2 इवेंट है इसका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है, 2 इवेंट का अगर इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है आपका एक्सक्लूसिव। हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड, क्या आपने वर्ड सुना है कभी? यस यू हैव। कभी भी आप न्यूज चैनल देखा करो एक्सक्लूसिव न्यूज। एक्सक्लूसिव का मतलब पता क्या होता है, बस हम ही दिखा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं दिखा रहा है। सबसे बड़ा झूठ तो वही बोल देते हैं और वो हर चैनल पे वही चल रहा होता है। एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब 2 चीजों में कुछ कॉमन ही नहीं है, कह रहे ना हम ही दिखा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं दिखा रहा है, ये हमारे पास ही अवेलेबल है। तो जब 2 इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको हम क्या है, 2 या 3, जैसे कि मान लो 3 है, तो अगर A B C तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, पाई है, तो ये इवेंट्स भी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी जितने भी इवेंट्स है अगर उनका इंटरसेक्शन पाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना आपका, ये 2 चैप्टर्स आपके साथ में लेके चलता है। एक सेट तो बहुत ज्यादा यहाँ पर आ गया, ये सेट ही है, और एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका भी कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तो पहला पॉइंट क्या क्लियर हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर आपको ये कहा जाए A और B, तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, A यूनियन B। यूनियन याद है ना, जैसे कि एक सेट है सॉरी, जिसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, दूसरा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 3 4 5, और मैं आपको कह रहा हूं A और B निकालो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या A यूनियन B निकालो। A और B का मतलब A यूनियन B, तो क्या होता था, सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह से A और B का मतलब हो गया A यूनियन B, तो A एंड B का मतलब क्या होता है, A इंटरसेक्शन B। अगर A और B कहा जा रहा है तो A यूनियन B, दोनों एक ही चीज है। A एंड B का मतलब क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B। या अगर आपको ये कहा जा रहा है A नॉट B, A होना चाहिए लेकिन B नहीं होना चाहिए, तो याद है हमने पढ़ा था A माइनस B, A में से B के एलिमेंट माइनस कर दो। कुछ है जो B में जो A में ना हो, नहीं है ना, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा 1, 2 1, 2। समझ आ गया। और यहां पर अगर मान लो 2 होता फिर क्या कहते, फिर ये क्या हो जाता 1। ऐसे अगर B नॉट A लिखा हो तो क्या कहोगे,
बी में से ए माइनस कर दो, तो अब बी में से ए वाला एलिमेंट माइनस कर दो तो क्या रह जाएगा 3,4। क्या रह जाएगा 3,4। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो नॉट, जैसे मैंने कहा ए की बना आपको, ए की वैल्यू क्या है, मान लो जो यूनिवर्सल सेट है आपका वो है 1 2 3 4, जिसमें से ए क्या है आपका 1,2। अब मैं कह रहा हूं ए डैश या नॉट ए, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको प्रोबैब में ए बार भी लिखा जाता है। इसका मतलब ये है नॉट ए। तो यूनिवर्सल सेट में से 1 और 2 छोड़ के ए वाले एलिमेंट छोड़ दो तो क्या आ जाएगा 3,4। क्या आ जाएगा 3,4। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। कुछ पूछना है? चले आगे। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।